के जो नाटककार हैं वो निम्नलिखित में से कौन नहीं है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो अगर हम बात करें तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वह शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। बाकिया जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी जी और डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी, ये सभी लोग शुक्ल युग के नाटककार हैं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वह शुक्ल युग के नहीं है। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न बोला है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं, एक नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं एक प्रसिद्ध आत्मकथा है और इसके लेखक कौन है, वह है आपके हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथे का ए। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार इन चारों ऑप्शनों में से कौन है, वह है आपके मेरे प्यारे बच्चों राहुल संकृत्यायन जी हैं। सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। कह रहा है कि रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो रीति काल के जो वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं इन चारों ऑप्शनों में से कौन है, वह है आपके भूषण जी। कौन है, भूषण जी हैं। सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7वें की तरफ। कह रहा है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो रामचंद्रिका के रचनाकार इन चारों ऑप्शनों में से जो हैं वह है आपके केशव दास जी। कौन है, केशव दास जी हैं। बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारों जो प्रश्न संख्या 8वां, प्रश्न संख्या 8वां है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, एक नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रिय प्रवास की अगर हम बात करें तो प्रिय प्रवास जो है वह आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8वें का डी। प्रश्न संख्या 9 है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार जो है इन चारों ऑप्शनों में से वह है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ए वाला जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 10वां कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो प्रगतिवादी युग का कवि इन चारों ऑप्शनों में से कौन नहीं है, वह है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। डी वाला जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11वीं की तरफ। कह रहा है कि हास्य रस का अस्थायी भाव है। सारे बच्चों जवाब इसका दे पाएंगे क्योंकि बहुत सिंपल प्रश्न है, कई बार पढ़ा भी चुका हूं इसको मैं, ठीक है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है मेरे प्यारों, ये बात सबको मालूम है। बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। कह रहा है कि मनहू मानो जनहू जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्राय प्रयुक्त होते हैं। कहने का मतलब है कि मनहू मानो जनहू जानो, इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया इस पंक्ति में, यह बताना है आप लोगों को। एक नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ए वाला जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। कह रहा है कि लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुद बुद दे रहा। कह रहा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। किस छंद का प्रयोग किया गया इस पंक्ति में, तो इसमें जो है सोरठा का प्रयोग किया गया मेरे प्यारों। डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न संख्या यहाँ पे 14। कह रहा है कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो अगर इसको मैं तोड़ू तो ये हो जाएगा उपधन-देश। ये तो आप लोगों का शब्द बना हुआ है क्योंकि देश का अर्थ होता है। इसी तरह इसको बोलेंगे तो उपधन नाम, नाम का भी अर्थ मेरे प्यारे बच्चों होता है। इसको तोड़ेंगे तो उपधन वन, वन का भी अर्थ होता है। लेकिन इसको तोड़ोगे तो उपधन र का अर्थ कुछ होता है नहीं, इसलिए उपसर्ग से यह शब्द नहीं बना है। इसलिए बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है कि दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। प्रत्यय का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या कि यहां पे जो लास्ट में जुड़ा होता है। तो अब देखिए दैनिक यह शब्द है, इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसको तोड़ोगे तो दै न धन इक, लास्ट में किसका प्रयोग हो रहा है, इक का प्रयोग हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दैनिक शब्द में।
क्लियर है। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 1 नंबर के लिए प्रश्न है, कह रहा है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो त्रिवेणी में अगर समास की हम बात करें तो इसमें द्विगु समास का प्रयोग किया गया है। सी वाला जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देख लीजिए क्या है मेरे प्यार बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से गंगा का प्रवाची नहीं है। तो गंगा का प्रवाची शब्द इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है, वह है आपका कालिंदी। बाकी सबको मालूम है भागीरथी, सुरसरता और यहाँ पे देवनथी। ठीक है, तो देवनदी ये सारे तीनों लोग जो हैं यह गंगा का प्रवाची शब्द है, लेकिन कालिंदी जो है वह गंगा का प्रवाची शब्द नहीं है। बी वाला जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो भाववाच्य का सही विकल्प इन चारों ऑप्शन में से कौन है यह बताना है। तो यह हो जाएगा कि आओ वहां बैठा जाए। आओ वहां बैठा जाए ये एक भाववाच्य शब्द है, इसलिए बी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 है कि मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है, और कोमलता के नीचे अंडरलाइन किया गया है। बताना है कि कोमलता आखिर जो है वो कौन सा शब्द है। तो कोमलता जो है एक विशेषण है, एक गुणवाचक है, और स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और मन विशेष्य है, इसलिए बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर यहां से भी आप लोगों का क्लियर हो गया। लास्ट प्रश्न है बहुविकल्पीय का, प्रश्न संख्या 20वां। कह रहा है कि तद जो एक पुल्लिंग शब्द है, तो तद शब्द का अगर हम चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का रूप देखेंगे तो क्या होगा। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो ये हो जाएगा तद का अगर चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप देखोगे तो हो जाएगा तस्य। ये वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि 20 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने बता दिया। 5 मिनट के अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आता है आप लोगों का खंड ब। एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना बहुविकल्प का, इतना याद रखिएगा आप। पूरा का पूरा एकदम करेक्ट आंसर बताया हूं। अब आते हैं खंड ब की तरफ। चलिए देखिए यहां से स्टार्ट हो गया आपका खंड ब, और खंड ब में दिया हुआ है वर्णात्मक प्रश्न। कितने नंबर के लिए? 50 नंबर का मेरे प्यारों ये आपका खंड ब रहेगा, जिसमें से प्रश्न संख्या 21 आया। 20 के बाद आएगा प्रश्न संख्या 21वां। बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो अब यह गद्यांश है, 2 गद्यांश दिया है इसमें, एक आपका क वाला और क वाला नहीं कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं, आप ख वाला कर सकते हो। दोनों में से कोई एक ही करना है आपको। मैं आंसर दोनों को बताऊंगा। और ये जो गद्यांश है कितने नंबर के लिए पूछा गया है? 6 नंबर के लिए गद्यांश दिया हुआ है, क्योंकि 3 प्रश्न रहते हैं, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर मिलता है आप लोगों को। तो 2 गद्यांश है। पहले क वाला का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखिए क वाला गद्यांश है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार सहायता देंगे। मेरे प्यार बच्चों यह गद्यांश है, और इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न बोला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। संदर्भ में 2 ही चीज बताना होता है कि किस चैप्टर से लिया गया और उसके लेखक कौन है। चलिए देखिए संदर्भ किस प्रकार आप उत्तर लिखोगे पेपर में। तो देखिए प्रश्न संख्या 21 का हम क वाला देख रहे हैं। क का भी हम लोग पहला प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं, वो भी संदर्भ हेडिंग डालिएगा। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों किस चैप्टर से लिया गया है? मित्रता चैप्टर से। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बस इतना 2 ही पॉइंट आपको लिखना है, अब आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 2। कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर मिलेगा। तो जहां तक अंडरलाइन किया गया है उतना ही आपको व्याख्या करना है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास जो पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। इसका हमें व्याख्या करना है। देखिए इसका व्याख्या कैसे करेंगे, लिखेंगे दूसरे का
कि यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग डालने के बाद तब लिखना प्रारंभ कीजिएगा आप लोग कि इस अंश में लेखक यह बताना चाहते हैं कि सच्चा और जो विश्वास पात्र मित्र जीवन के हर मोड़ पर हमारी सहायता करता है। ऐसा मित्र हमें न केवल गलतियों से बचाता है बल्कि अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तब वे एक सच्चा मित्र हमें हिम्मत देता है और निराशा से बाहर निकालता है। इस तरह का मित्र जीवन की सफलता और सुखदायी जीवन के लिए अनिवार्य होता है। यह उस रेखांकित अंश का मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या हो गया। इतना ही पॉइंट आपको लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट प्रश्न है इसका तीसरा प्रश्न कि लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है, 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो इसका आंसर आप लिखोगे तीसरे का कि लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना जो है वह खजाने और औषधियों से की है। खजाने की तरह ऐसा मित्र जीवन में बहुत कीमती होता है और उसकी मौजूदगी से व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है। औषधि की तरह वह मित्र जीवन के कठिन समय में मानसिक और भावनात्मक उपचार करता है, हमें गलत मार्ग से बचाता है और सच्चाई और पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। क्लियर है? तीनों प्रश्नों का उत्तर मैंने बता दिया। अगर यह गद्यांश आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा एग्जाम में। अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है, आपको कठिन लग रहा है, तो आप यह ख वाला कर सकते हो। इसका भी मैं उत्तर आप लोगों को बता देता हूं। ख वाला है कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इस नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे देश, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई है। वहां उन सब में एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। अब इसके नीचे द्वितीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। तो चलिए हम लोग अथवा वाला का उत्तर देखते हैं। ये अथवा वाला ही तो कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए इसका भी हम लोग लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में मैंने बताया कि पाठ और लेखक का नाम बताया जाता है, तो कैसे लिखोगे देखिए। ख वाला यहाँ पे गद्यांश है, उसका पहला प्रश्न संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गदखंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। देखिए भारतीय संस्कृति एक निबंध है, उससे लिया गया है गद्यांश और इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। क्लियर है? चलिए इसके नीचे दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर मिलेगा। जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि वह है यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ये हमारे देश का प्राण है। इसका हमें क्या करना है? व्याख्या करना है। देखिए कितना सिंपल शब्दों में यहाँ पे इसका व्याख्या करोगे। सबसे पहले हेडिंग बनाओगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। इसके बाद लिखोगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के अनुचित परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। विचार करने योग्य दूसरी बात यह है कि भारतीय संस्कृति अथवा भारतवासियों की संपूर्ण व एकीकृत चेतना शक्ति इस देश का जीवन है। बिना इसके देश का जीवन ही संभव नहीं है। क्लियर है? उसका रेखांकित उसका व्याख्या भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और नीचे एक प्रश्न और बचा हुआ है, तीसरा कि जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों। तो इसका आंसर आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों तीसरे का कि जनसाधारण का जो हृदय है, तो जनसाधारण का हृदय जो है अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से आंदोलित हो उठा क्योंकि वह शताब्दियों से इनसे प्रभावित रहा है। क्लियर है? चलिए इसका भी मैंने तीनों प्रश्नों का उत्तर बता दिया, 2 नंबर यहां से भी मिल जाएगा। तो मैंने क और ख दोनों का उत्तर बता दिया। अब आपकी मर्जी कौन सा याद करके जाते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्न को उत्तर दीजिए। अभी हमने क्या देखा? प्रश्न संख्या 21वां गद्यांश। अब ये प्रश्न संख्या 22वां जो है वो आ गया क्या? पद्यांश। और पद्यांश भी कितने नंबर के लिए है? 6 नंबर के लिए पूछा गया। देखिए और इसमें भी 3 ही प्रश्न होते हैं। इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप क वाला कर सकते हो। क वाला अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है
कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे प्यारे बच्चों ख वाला कर सकते हो। तो मैं तो आंसर दोनों का बताने वाला हूं। तो पहले क वाला का देखते हैं। क वाला है कि उद्धो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, कव अवराधे इस, इंद्री शिथिल भई केसो बिनु, ज्यो देही बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीव ही कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। अब इसके नीचे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ आप लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ इसका कैसे लिखेंगे। प्रश्न संख्या 22 का क, प्रश्न संख्या 22 का क का पहला प्रश्न संदर्भ। क्लियर है? चलिए कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से लिया गया है और यह पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। ठीक है, इतना आप लिख सकते हो। आप चाहोगे तो इसको छोड़ सकते हो, लेकिन आपका मन चाहोगे तो लिख भी सकते हो। इतना आपके लिए सफिशियंट है। आपका मन करे तो ये भी लिख सकते हो कि इस पद में सूरदास जी ने उद्धव और गोपियों के संवाद के माध्यम से गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और उनकी भक्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, यह प्रसंग में काम आएगा। आप यहाँ पे प्रसंग हेडिंग डाल के लिख सकते हो। ऊपर आपका संदर्भ है और ये आपका प्रसंग है। आप चाहो तो प्रसंग लिख भी सकते हो, आपका मन ना करे तो आप प्रसंग छोड़ भी सकते हो, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस आप 2 लाइन इतना लिख दीजिएगा कि सूरसागर महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। बस इतना पॉइंट लिख दोगे, काम बन जाएगा आप लोगों का। इसके बाद है आप लोगों का दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर। जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि उद्धो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, कव अवराधे इस। इसका हमें व्याख्या करना है। तो इसका व्याख्या देखिए किस प्रकार करेंगे। दूसरे का लिखेंगे कि इस पंक्ति में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि उनके मन की जो स्थिति ऐसी नहीं है कि वह विभाजित हो सके। उनके पास केवल एक ही मन था और वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब उनके पास दूसरा मन नहीं बचा है कि जिससे वे किसी और को पूजे या ईश्वर के प्रति ध्यान दें। उनका संपूर्ण प्रेम और भक्ति केवल श्री कृष्ण के लिए है और अब वे किसी अन्य देवता या ईश्वर को आराधना करने में असमर्थ हैं। यह उस रेखांकित अंश का व्याख्या हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्न और है, तीसरा, कि इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिनु, ज्यो देही बिनु शीस। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। किस अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया इस पंक्ति में यह बताना है। तो हम लोग लिखेंगे इसमें कि इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहां गोपियां अपनी स्थिति की तुलना बिना सिर के शरीर से कर रही हैं, जो बिना श्री कृष्ण केशव के उनके जीवन की शिथिलता को दर्शाता है। क्लियर है? चलिए, अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो आप ये वाला कर सकते हैं कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर, रखता है अनुराग अलौकिक वो अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काप काप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। क्लियर है? इसके नीचे भी 3 प्रश्न है, इसको कर सकते हो आप। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में वही चीज है, किस चैप्टर से लिया गया, इसके रचयिता कौन है। तो लिखेंगे इस अथवा में ख वाला का उत्तर, पहला संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है और यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। क्लियर है? स्वदेश प्रेम शीर्षक से लिया गया है और काव्य संग्रह स्वप्न से लिया गया है और इसके जो रचयिता है राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। क्लियर है? इतना चीज समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरा प्रश्न कि विश्वत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर लिखिए। 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो इसका मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे उत्तर कि विश्वत रेखा के क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ती है। इस असहनीय गर्मी के कारण वह हाँप हाँप कर जीवन व्यतीत करता है।
क्लियर है। चलिए एक प्रश्न और है तीसरा कि रेखांकित अंश अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे तीसरे का कि अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीनों प्रश्नों का उत्तर मैंने बता दिया। तो मैंने क और ख दोनों बता दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा प्रश्न आप याद करके जाते हो। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 23वां। देखिए प्रश्न संख्या 23 क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यह संस्कृत का गद्यांश आ गया और संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर के लिए पूछा है। 2 नंबर संदर्भ पे और 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे। इसमें भी 2 हैं। एक आपके पास क दिया गया है, क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके नीचे आपका ख वाला दिया गया है। तो दोनों में से कोई एक ही करना है मेरे प्यारे बच्चों। या तो आप क वाला कर सकते हो या तो आप ख वाला कर सकते हो। देखिए तो क वाला है कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन काल, ठीक है, नगरी। अब इसका हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। एक संदर्भ लिखना है, हिंदी में अनुवाद लिखना है। 5 नंबर मिल जाएगा। 23 का क। देखिए उत्तर 23 का क, एक तो संदर्भ एक तो अनुवाद। चलिए संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। और इसका हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें तो लिखेंगे कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है और यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। क्लियर है। चलिए अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो आप अथवा वाला कर सकते हो। अथवा मतलब ख वाला कर सकते हो। यहाँ पे मानव जीवन से संक्रमण संस्कृति वाला कर सकते हो। ठीक है। इसका भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर इस पे भी मिल जाएगा। चलिए दोनों में से कोई एक ही करना होता है। तो ख वाला देख लीजिए, एक तो संदर्भ हिंदी अनुवाद। तो संदर्भ इसका देखिए क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। अनुवाद की अगर हम बात करें तो अनुवाद है कि मानव जीवन को संवारना, दोषादि को दूर करना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी क्या है, संस्कृति है। तो देखिए संदर्भ और हिंदी अनुवाद दोनों मैंने बता दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क वाला करके आते हो एग्जाम में कि ख वाला करके आते हो। मैं दोनों का आंसर बता दिया आपके सामने। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 24 कि निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऊपर हमने क्या देखा, संस्कृत का गद्यांश। अब यह प्रश्न है संस्कृत का पद्यांश और यह भी 5 नंबर के लिए ही है। इसमें भी संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना होता है। इसमें भी 2 ऑप्शन दिया है आपके पास, क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपके नीचे दिया है ख वाला। दोनों में से कोई एक ही करना है। तो सबसे पहले हम लोग क वाला का उत्तर देखेंगे, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद 24 का क। देखिए तो 24 का क, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखा हूं अनुवाद, ठीक है। क्या लिखा हूं, अनुवाद लिखा हूं। संदर्भ में लिखना भूल गया हूं। संदर्भ में होमवर्क आप लोगों को देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते। कमेंट करके बताइए। चलिए एक आपको टास्क देता हूं, आप कमेंट करके इसका संदर्भ लिख के बताइए कि यह किस पद्यांश से लिया गया है संस्कृत के। अनुवाद इसका देख लीजिए कि हाँ मुझे शर्त स्वीकार है। इसको पढ़ते ही आप बता दोगे कि किस चैप्टर से लिया गया है कि हाँ मुझे शर्त स्वीकार है। उस नागरिक के ऐसा कहने पर उसे ग्रामीण ने नागरिक से कहा कि पहले आप ही पूछो। नगरवासी से कहा तुम ही पहले पूछो। यह सुनकर यह ग्रामवासी बोल कि ठीक है मैं ही पहले पूछता हूं। बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है। साक्षर है परंतु पंडित नहीं। मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है। उसे जो जानता है वह विद्वान है। ये इसका मैंने अनुवाद बता दिया। अब इसका संदर्भ आपको होमवर्क में दे दिया हूं, इसी में कमेंट करके आप बताइए। अगर नहीं करना चाहते हो आप ख वाला कर सकते हो कि मानो हित्वा प्रिय भौति क्रोध हित्वा न सोचती काम हितवार्थवान तो भौति लोग हित्वा सुखी भवेत। इसका आप संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कर सकते हो। देखिए तो अथवा करके ख वाला, यहाँ पे संदर्भ, यहाँ पे अनुवाद। तो संदर्भ देखिए कि प्रस्तुत संस्कृत हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणु नामक पाठ से उद्धृत है, मतलब जीवन सूत्राणु चैप्टर से लिया गया है। अनुवाद की अगर हम बात करें तो लिखेंगे
कि अहंकार को छोड़ने पर व्यक्ति जो है सबको प्रिय बन जाता है, क्रोध को त्यागने पर उसे शोक नहीं होता, इच्छाओं को छोड़ने पर वह अर्थवान धनवान हो जाता है और लोभ को त्यागने पर वह